आज हम देखेंगे पावर के बारे में, सत्ता के बारे में, शक्ति के बारे में और धन के बारे में। और हम देखेंगे धोखाधड़ी के बारे में और नम्रता के बारे में। ना हम देखते हैं कि जो ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, उसको हम एक वर्च्यू समझा जाता है। एक सद्गुण, अच्छा गुण हम मानते हैं। तो मेरा दोस्त है एक नलिन नाम का, वो दोपहर को खाना खाने जा रहा था। स्कूटर पे बहुत भूख लगी है, रास्ते में मिल गया मुझे। मैंने उसको रोका कि आपके पास नम्रता है या आपने नम्रता धारण की हुई है या नम्रता की अपेक्षा है कि मेरे में नम्रता है। तो उसको तो भूख लगी थी, एकदम धूप थी अप्रैल में महीने की। वो बोलते क्या आप पूछते हो ऐसे। तो मैंने कहा देखो आपके स्कूटर के पीछे लिखा है नम्रता। तो वो हंस पड़ा कि वो तो मेरी बेटी का नाम है। तो ये जो नम्रता होती है हम आमतौर पे देखते हैं। तो या तो आदमी नम्र होता है या उसने नम्रता धारण की हुई होती है। जैसे हम शर्ट धारण करते हैं, कोट पतलून पहन लेते हैं, वैसे वो नम्रता पहन लेता है। राजनीति में बहुत चालाक लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस में भी। या उसको नम्रता की अपेक्षा है, मीन्स कि अभी नम्र नहीं है, दे आर एरोगेंट, थोड़ा वो रफ है, तो उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है। मीन्स अगर नहीं है तो वैसा वो दिखाते हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी हुई थी, वैसे इजराइल में एक बहुत मजबूत एक लेडी प्राइम मिनिस्टर हो गई वो टाइम में, उसका नाम था गोल्डा मेयर। तो उसको मिलने उसका ही कोई पॉलिटिशियन आया, तो एकदम वो नम्रता एकदम धारण किए हुए था। तो जैसे ही वो आया, प्रणाम प्रणाम किया, वैसे ही उसने कहा कि डोंट बी सो हम्बल, यू आर नॉट सो ग्रेट। मीन्स ये नम्रता छोड़ो, मुझे पता है तू इतना महान नहीं है।
कुछ नम्रताएं होती है, कुछ दिखाई जाती है, ताकि कहीं से अवरोध का सामना न करना पड़े, या उनको जो चाहिए वो व्यक्ति कर सके। इसलिए एक नम्रता है, वो एक टूल होती है। जैसे लिखने के लिए बॉल पेन है, वैसे ही कुछ हासिल करने के लिए लोग नम्रता को धारण करते हैं। हमने भी देखा है, ये सभी क्षेत्र में ये सही है। जो हम्बल दिखते हैं, होते नहीं। या ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, वो एक लिबास होता है, पहर, ये जस्ट लाइक ए शर्ट। इसलिए ऐसा मान लेना जरूरी नहीं है कि ये नम्र आदमी है, वो नम्र ही है। आमतौर पे वो छलावा हो सकता है। हम देखते हैं कहीं हिंदी पिक्चर में वो प्रेम चोपड़ा ऐसे 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 करता है, या कोई राजनेता ऐसे ऐसे करता है। हाँ, बहुत सारे विलन हमने देखे हैं जो नम्र है, फिल्मों में देखा है, कहीं नाटकों में देखा है, कहीं पे। तो वो ह्यूमिलिटी जो है, वो एक मेड अप ह्यूमिलिटी है, बनाई गई नम्रता। वो काफी खतरनाक लोग होते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, उनका कोई वजूद नहीं होता। तो उनको डर रहता है कि मेरा वजूद कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो एक टाइपकास्ट कर लेते हैं, हम जिसे फिल्म की भाषा में कहे। उसका वर्तन टाइपकास्ट है, सब कुछ टाइपकास्ट है। उसका एक उदाहरण है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट निक्सन था, वो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से एक था। लेकिन एवरी टाइम वो फॉनीनेस कहते हैं इंग्लिश में, मीन्स नकली, ढोंगी। मीन्स वो किसी से भी हाथ मिलाता था तो सेम वाक्य आते थे, फिर वो सामने से जवाब आता था, वो भी सब फिक्स ही था। उसका स्माइल फिक्स था, उसके मैनूवर्स फिक्स थे, उसको कोई पूछे उसके जवाब भी फिक्स थे। वो सामने वाला बोले उसके बदले कि 11:10 गुड मॉर्निंग કહેવાનું, આટલા વાગે જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનું, આટલા વાગે આમ કહેવાનું ना। वो कंसिस्टेंसी थी। तो ये जो कंसिस्टेंट टाइप के लोग हैं, वो खतरनाक लोग, क्योंकि वो अंदर पूछते नहीं, उसका जवाब तैयार ही होता है। जैसे कई बैंकों में होशियार लोग है बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, असल में उसका मूड डाउन होता है। करेक्ट, या ये ऐसा मीन्स देर आर, वो उनका वो जो गुजराती में कहते हैं कि होठ साजा तो उत्तर जाजा, मीन्स अगर होठ ठीक है तो वो कोई भी उत्तर दे देते हैं। और ज्यादातर लोग उनको महात्मा समझने की गलती कर बैठते हैं। तो जितने ह्यूमिल ये नम्रता है, वो ज्यादातर किस्सों में वो असली नहीं होती, वो एक चालाकी होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक पॉलिसी होती है, एक टैक्टिक्स होती है। तो ये जो पहला पॉइंट है नम्रता, वो हमने देखा।
दूसरा पॉइंट है श्री 420, धोखाधड़ी। आईपीसी इंडियन पुलिस कोड में कलम है 420 नंबर की, उसके ऊपर से फिल्म भी बना, और किसी को हम नाम भी देते हैं गुजरात में, ये 420 है, मीन्स धोखाधड़ी वाला आदमी है या औरत है। तो वो कलम 420 में ऐसा लिखा है कि जो भी है उसमें कुछ एडिटिंग करके दिखाना, छल कपट, उसमें कुछ फेरफार करके दिखाना, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा करे के, जिसको कोई भी टाइप का फेरफार करके दिखाना और गुनाहित कोई गुनाह करना, छेतरपिंडी दैट इज करेक्ट गुजराती वर्ड। तो कुछ भी है उसको फेरफार करके, कोई भी फेरफार करके दिखाना, वो श्री 420 है। वो आईपीसी के अंडर में, वो सेक्शन में वो गुना बनता है तो मैं मेरे बार्बर को, हजाम को बोल रहा था, अभी एक फंक्शन था तो मेरी वाइफ ने बाल काले करवाए, तो मैंने भी करवाए। तो उनका नाम कांति भाई है, छोटा बच्चा था तब से वही मैं जाता हूँ। मैंने कहा देखो कांति भाई, ये है ना 420 ही है, क्योंकि बाल तो सफेद है और मैं काला करवा रहा हूँ, इसलिए मैं सारी दुनिया के साथ 420 ही कर रहा हूँ। दुनिया मानेंगी कि ये तो एफिशिएंट है या एनर्जेटिक है या एंथुसियास्ट है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को उल्लू बना रहा हूँ और आप उसमें मददगारी कर रहे, इसलिए हम दोनों जेल में जाएंगे तो वो बोलता है चाय नहीं पी क्या फिर हमने चाय पी, ठीक है। एक आप ले आते कहीं से, बेकी तो देखो तुम्हारा धंधा ही 420 का है, लोग जंगली दिखते हैं, करेक्ट, और आप उसको थोड़ा कैची बैची चला के 100-150 रुपया देके पूरा ये ऐसे सिविलाइज्ड या सुसंस्कृत सभ्य समाज में भेज देते हो, तो सभ्य समाज समझता है कि ये तो सभ्य है, सुसंस्कृत है, करेक्ट है, लेकिन है तो एनिमल। इसलिए वो तो धोखाधड़ी कर ही रहा है आपका ग्राहक, लेकिन आप सबको मदद कर रहे हैं वो बोलता है जल्दी बाल काटो और जाओ, या अभी मेरे और ग्राहक भाग जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, जैसे युधिष्ठिर है तो वो अश्वस्थामा मर गया, तो उनको पूछा गया, तो उसने कहा नरोवा कुंजरोवा, कुंज मतलब हाथी, कि उसको पता था कि नर मर गया, लेकिन उसने ऐड कर दिया कि या तो नर या तो हाथी मर गया। तो तब से जो युधिष्ठिर का रथ जो ऊंचे चलता था आधा फीट, वो ग्राउंड पे आ गया, क्योंकि अर्ध सत्य भी असत्य ही है। तो वो भी 420 है, क्योंकि जो परिस्थिति है उसको तो पता था कि ये नर ही मर गया, अश्वस्थामा जो गुरु का लड़का था वो मर गया, लेकिन उसने नरोवा कुंजरोवा किया क्योंकि अश्वस्थामा नाम का हाथी भी था। तो लश्कर में भागदौड़ न मच जाए इसलिए उन्होंने बोला, लेकिन वो अर्ध सत्य था, उनको तो पता था कि ये नर ही मर गया, लेकिन उन्होंने नरोवा कुंजरोवा कहते ना, हम आमतौर पे करते हैं वेरी ऑफिस में, घर में, हाँ, जैसे दो आदमी झगड़ रहे थे,
तो दोनों के हाथ में बंदूक थी, तो दोनों एक दूसरे पे बंदूक ताकी। एक आदमी बोल रहा था कि ये ऊपर है वो चंद्र है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये इतना तेजस्वी तो सूर्य ही है। तो इसमें से तीसरा आदमी निकला वहां से, तो क्या अच्छा ही के हम बंदूक मार दे, उसके पहले ये जो बोले वो हम मान लेंगे। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई तू खड़ा रहे, हम दोनों ऐसे बंदूक दोनों के हाथ में कि ऊपर चंद्र है कि सूर्य है। तो वो आदमी भी समझ गया कि जो ये कहूंगा तो वो मार डालेगा, वो कहूंगा तो ये मार डालेगा। तो फिर बोलता है मैं तो दूसरे गांव का हूं, मुझे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा करके वो चला गया। तो ऐसे है, गुजराती में काठियावाड़ी में है पोदड़ा में हाथो। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी चुप ही रहता है, या वो कहीं दूसरे रूम में चला जाता है, या बात पलट देता है, ना टॉपिक बदल देता। तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जैसी है उससे अन्यथा दिखाना वो धोखाधड़ी है। जैसे आपको कोई पूछता है केम छो, अभी आप उसको बोलेंगे कि यार ये शोल्डर पेन है, या सर भारी हो गया है, या डायरिया हो गया है। हर बार अगर आपको जैसा है वैसा बोलते हैं तो वो आदमी नाराज हो जाएगा आपसे कि आने तक इसको तो कुछ पूछने जैसा नहीं है। तो हमेशा जो केम छो एनो रिप्लाई ये है कि मजा में। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मेरे सामने देखती नहीं है, मेरे को भाव नहीं देती, मुझे बहुत तकलीफ है, या ये स्टॉक मार्केट में मुझे थोड़ा लॉस गया, या ऐसा हुआ। तो हमारे मन में जो चलता है वो हम नहीं कहते। भीतर जो परिस्थिति है उसके बदले हम जो रेडीमेड रिप्लाई है वो दे देते हैं कि मजा में, करेक्ट, और फिर उदास हो जाते। अगर मजा में ही थे तो उदास क्यों हो। तो दुनिया में दो माल की दुकान होती है, एक हाजिर माल की दुकान होती है, एक तैयार माल की दुकान होती है। तो कोई लोग होते हैं उसके पास रिप्लाई तैयार ही होते, वो ऑटोमेटिक झूठ बोलते हैं, ऑटोमेटिक उसका रिप्लाई तैयार ही होता है, ना मने न फावे, मने न गमे, न आवड़े, हूँ त्या नहोतो, मने ख्याल नहीं, हूँ, करेक्ट। तो ये रिप्लाई उनके पास तैयार ही होते, लेकिन वो कभी अपने भीतर जाके पूछते नहीं कि केम छो एम पूछे तो ये में से कि यार ये थोड़ा शोल्डर पेन है, आज दुखाना है, बाकी चलता है, ठीक है, थैंक यू। ऐसा ऐसा भी तो हम कर सकते, लेकिन हमारा रिप्लाई तैयार है। केम छो पूछे अभी वो पूरा करे उसके पहले हम कह देते मजा में, उसके होठ खुले वो केम छो पूछवानो है एम समझी ने, ऐसा समझ के हम कह देते हैं कि मजा करे। तो ये तैयार माल की दुकान है। भीतर जो हाजिर है और बाहर का जो उसका व्यवहार है उसके बीच में कोई अनुसंधान नहीं है, करेक्ट, भीतर कुछ चल रहा है। और बाहर जो उसका व्यवहार है, जो बाहर का जो व्यवहार है उसको मैनेजमेंट में हम बिहेवियर कहते हैं, वर्तणुक। बिहेवियर ऐसी चीज है जो नापी जा सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन उसके पीछे एक मनोवलन होता है, एटीट्यूड, वो नापा नहीं जा सकता। लेकिन सभी बिहेवियर है वो एटीट्यूड में से आती है, उसका जो मनोवलन है उससे आती है।
तो कई कई मनुष्य है उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में देयर इज ए कंप्लीट मिसमैच, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं। फिर आपको पता नहीं चलता कि ये आदमी के साथ बात करने में मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि वो फोनी है, असल नहीं है। तो किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में उसका एक फिक्स रवैया रहता है, एक पॉलिसी रहती है, नीति रहती है। वो रवैया है, वो नीति है, पॉलिसी है, डिफॉल्ट पॉलिसी कंप्यूटर की भाषा में। वो डिफॉल्ट रिप्लाई बोल ही देते हैं, उसको भी पता नहीं है कि मैंने बोल दिया। तो ये हमने देखा कि धोखाधड़ी क्या है। अगर मेरे भीतर कुछ है, उसमें मैं कोई ऑल्टरेशन करके दिखाता हूं, तो वो धोखाधड़ी है। मेरे में नम्रता नहीं है तो मुझे नहीं दिखानी चाहिए। या नम्रता 27.30 ग्राम है तो उतनी नम्रता दिखानी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सद्गुण है, बात सही है, लेकिन नहीं है, क्या करे। अगर दुर्गुण है तो दुर्गुण प्रकट करो, सद्गुण है तो सद्गुण प्रकट करो। यही तो निर्दोषता है। बच्चे हैं वो प्रकट कर देते थे, हम भी कर देते थे। लड़ना नहीं चाहिए लेकिन हम लड़ लेते थे दोस्तों से, इसलिए नफरत पैदा नहीं होती थी, 2-3 दिन में ठीक हो जाता। झगड़ लेते हैं, झगड़ना नहीं चाहिए, मम्मी सिखाती थी, लेकिन फिर भी झगड़ते थे, भाई बहन भी झगड़ते थे, छोटे थे तो झगड़ा हो जाता था, फिर 5-7 दिन में ठीक हो जाता था। लेकिन आप किसी को नम्रता के विरुद्ध में आप कुछ बोलेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। लेकिन जो सद्गुण है नहीं, वो दिखाना, इससे तो अच्छा है कि हम जैसे है वैसे दिखे, तो स्ट्रेस तो नहीं आएगा, दंभ नहीं आएगा। स्ट्रेस कहाँ से आता है? हमें नम्र दिखना चाहिए लेकिन हम इतने नम्र नहीं है। हमें ऐसा दिखना चाहिए लेकिन हम वैसे नहीं है अभी। हो सकते हैं, जनरली वी मे बी लाइक दैट, लेकिन अभी नहीं है। जो अभी अंदर चल रहा है वो जो प्रकट करता है, वो हाजिर माल की दुकान है, वो देखता है अंदर क्या हाजिर है। सद्गुण है तो सद्गुण है, दुर्गुण है तो दुर्गुण है, वो प्रकट कर देता है तो वो मुक्त हो जाता है। आप जो प्रकट कर देते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आप जो दबा देते हैं या अल्टर कर देते हैं, उससे छेड़छाड़ कर देते हैं, हाँ, तो आप बन जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस के कारण हजारों दर्द आते हैं। अनेक दर्द है वो स्ट्रेस से आते हैं, और जिंदगी तबाह होती है, आपकी भी होती है, आपके साथ जुड़े हुए आसपास के लोगों की भी होती है। तो हमें तैयार माल की दुकान नहीं बनना, हमें हाजिर माल की दुकान बनना है। अभी अंदर रूडनेस है तो रूड जवाब देने का, अगर नम्रता है तो नम्र जवाब देने का, खुश है तो खुश जवाब देने का, दुख में है तो दुखी जवाब देने का। क्या फर्क पड़ता है? तो हमने देखा कि धोखाधड़ी 420 क्या है, नम्रता क्या है। फिर ऐसी ही बात है, उसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं। हमें छोटपन से एक अंदर डाला गया है, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर,
कि इसका रिस्पेक्ट करो, उसका रिस्पेक्ट करो, इसका ऐसा रिस्पेक्ट करो ना। छोटे थे तब तो नहीं था कुछ, क्योंकि किसी हमें रिस्पेक्ट का आइडिया ही नहीं था कि रिस्पेक्ट क्या है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इमेज बनती गई, करेक्ट, तो रिस्पेक्ट आ गया। शिक्षक को रिस्पेक्ट करो, माता पिता को रिस्पेक्ट करो, गुरु को रिस्पेक्ट करो, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, अच्छी बात है। लेकिन नहीं है फिर भी करो, तो वो एक प्रपंच है, पाखंड है, दंभ है। तो वो तो सामने वाले के साथ धोखाधड़ी है। जैसे एयरलाइन में आप जाते हो, तो एक और एयर होस्टेस है, वो आपको वेलकम करती, हंसती है, प्रणाम कर, नमस्ते करती है और झुकती है, स्माइल देती है। तो वैसे वो 100-200 जितने भी पैसेंजर है सबको करती, तो उसका तो वो रूटीन है। असल में वो आपको प्रणाम नहीं करती, आपका स्वागत नहीं करती, आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, वो अपनी रोटी को रिस्पेक्ट देती, क्योंकि ये उसका ब्रेड है ना, उसकी नौकरी है। तो ये जो रिस्पेक्ट है वो जाली रिस्पेक्ट है। इससे आपका ईगो बढ़ता है, आपका इमेज बनता है, और वो ही इमेज ना आपको सांस लेने नहीं देता। इसलिए जो भी रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, वो ज्यादातर उसमें नकली होता है, वो फेक होता है। फेक मीन्स नकली, वो असली नहीं होता। जैसे मैं ऑफिस में बैठा था, तो कोई आदमी आता है, तो वो मुझे रिस्पेक्ट करता है, ये करता है, सब सब करता है। फिर मेरा ट्रांसफर गांधीनगर हो गया, तो मेरी जगह जो दूसरा मेरा कलीग आया उसको साफ साफ करता था। फिर उसका भी ट्रांसफर हो गया, तीसरा आया तो उसको वो करेगा, क्योंकि वो उसका रोजी रोटी है। तो आई मस्ट नॉट गेट, क्योंकि वो जो था रिस्पेक्ट, वो इंजीनियर को रिस्पेक्ट देता था, उसको दक्ष के साथ कुछ लेना देना नहीं था। वहां मगन भाई बैठे होते तो मगन भाई को देता रिस्पेक्ट, छगन भाई बैठे तो छगन भाई को, करसन भाई बैठे तो करसन भाई को देता। तो रिस्पेक्ट इज आइदर फेक और इट इज फ्रेजाइल। जो मुझे रिस्पेक्ट देता है वो मुझे बांध रहा है बंधन में, क्योंकि कल वो रिस्पेक्ट कम भी कर देगा, ज्यादा भी कर देगा। अगर मैं उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं हूं तो वो रिस्पेक्ट कम कर देगा। तो मुझे वो रिस्पेक्ट की तो आदत पड़ गई, 135 इमाम की तरह, तंबाकू की तरह। तो अभी वो मुझे अंकुश में करेगा। तो रिस्पेक्ट जो देने वाला है वो तो शातिर है, वो बांध लेता है सामने वाले को कि अगर आप इस तरह से है तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, अगर इस तरह से कम है तो कम रिस्पेक्ट दूंगा। तो रिस्पेक्ट का आधार क्या है? रिस्पेक्ट का आधार व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या बाबत है। वो ऐसी परिस्थिति में है तो रिस्पेक्ट देगा, अच्छी परिस्थिति में आएगा तो वही आदमी मुझे कहेगा कि आप रिस्पेक्ट दो, मैंने आपको दिया था 1980 में। करेक्ट, आपको शायद याद भी नहीं होगा। सो ये रिस्पेक्ट का गंदा व्यापार चलता रहे, लेन देन।
हर फील्ड में चलता है। आप देखो टीवी पे सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे, करेक्ट, और ग्राउंड पे युद्ध हो रहे, बायोलॉजिकल वेपन यूज हो रहे, केमिकल वेपन डाल रहे, इवन एटॉमिक की धमकी दे रहे, और यहाँ एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे, करेक्ट। तो ये इसके कारण ये फ्रेजाइल है, नाजुक है, तुरंत टूट जाता है। जैसे एक जूनियर टीचर था और एक सीनियर टीचर था, कई स्कूल में गए SSY क्लास के लिए, करेक्ट। तो जो सीनियर टीचर था वो तो कॉमन मैन के लिबास में था, लेकिन जूनियर टीचर था, उसने मुंडन किया हुआ था, चोटी रखी थी, हाँ, सब माला बाला पहनी थी, तिलक लगाया था। तो प्रिंसिपल उठ के उसको सब रिस्पेक्ट देने लगे, वो करने लगे, ये सब करने लगे। तो वो रिस्पेक्ट वो जूनियर टीचर को नहीं था, वो उसके लिबास को था, उसकी जो मुद्रा है, पहनावा है। कल अगर वो जीन्स में जाएगा, ये पहन के जाएगा, तंबाकू खाएगा, एक मवाली के रूप में जाएगा, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, दाढ़ी सेव कर लेगा। हाँ, तो वो असली रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक पहनावे का रिस्पेक्ट है। हाँ, तो वो प्रिंसिपल है स्कूल का, वो उसको बांध रहा है, वो मूर्ख को पता नहीं है कि ये मेरी चोटी को रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरी दाढ़ी को दे रहा है, माला तिलक को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। और बांध ही रहा है कि आपको जीवन भर ऐसा ही रहना है। सो यू आर लूजिंग योर फ्रीडम, आप अपना मुक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जो योगी अपनी मुक्ति को कॉम्प्रोमाइज करता है तो बाकी क्या बचा? गुरुजी हमेशा कहते थे कि बहुत सारे है, उन्होंने अपना मुक्ति खो दिया है। अगर कहीं पे सेवा करने की है, क्लीनिंग करने की है, उसके लिए बरमूडा पहनना अच्छा है, लेकिन वो नहीं पहनते, वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो हम नहीं पहन सकते। तो लुंगी पहन के कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, बहुत तकलीफ पड़ती। तो ये मुक्ति किसने गंवाई? हाँ, वो तपस्वी ने मुक्ति गंवाई अज्ञान के कारण। करे, क्योंकि मुक्त तो मुक्त है, वो कोई बंधता नहीं है। गुरु जी कहे कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव लॉस्ट फ्रीडम टू वेयर इवन बरमूडा, even for that 2-hour fun club or something like that. We cannot do that. तो आप तो सबको मुक्त देने वाले महात्मा है, आप खुद मुक्त नहीं है, तो आप क्या खाक दूसरों को मुक्ति देंगे? वो बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग भाग जाए, तो वो भाग जाए तो उनको आपकी जरूरत है, आपको क्या उनकी जरूरत है? महात्मा आप है या वो है? खरे, तो ये रिस्पेक्ट के चक्कर में सब कोई बहुत कुछ कर लेता है, उसको विशिष्ट दिखना है, कुछ अलग दिखना है, लेकिन आप अलग है, आपको अलग क्यों दिखना है? कुदरत ने 2 ट्विंस ब्रदर है, ये उसको भी सेम नहीं बनाया। 2 जुड़वा भाई है, वो भी दोनों अलग अलग है। कुदरत ने सबको स्पेशल बनाया है। आप उसको यूनिफॉर्म क्यों बनाना चाहती है, समान क्यों बनाना चाहते? आप ये कुदरत विरोधी कार्य कर रहे हैं। कुदरत में मैंने देखा, पेरू में कुछ 2000 टाइप के पोटैटो है, केवल पेरू में।
2000 टाइप के अलग अलग पोटैटो सिर्फ एक ही देश में बनते हैं। तो ऐसे तो 200 के करीब करीब देश है। आप समझो कि इवन एक पोटैटो में, आलू में कितनी वैरायटी है। तो नेचर तो हमेशा वैरायटी देती है, डाइवर्स है। आप क्यों उसको यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं? आप क्यों उसको समान बनाना चाहते हैं? सब समान बन जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा, फिर बोर्डम आएगा, नफरत आएगी बोर्डम को दबाने से, और नफरत आने से वायलेंस बढ़ेगी, या एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, हेराफेरी बढ़ेगी, स्पर्धा बढ़ेगी, बिकॉज पीपल आर बोर्ड। नेचर इज ऑलवेज डाइवर्स। कुदरत का जो मूल एक गुण है वो डाइवर्सिटी है। अभी लोग जागे हैं और इसकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती है बायोडाइवर्सिटी। हाँ, पृथ्वी में जितना डाइवर्सिटी है उतना पृथ्वी सलामत है, इतना वो सुंदर है। वो एक तरह के प्लांट नहीं बनाती, एक तरह के, हाँ, कुछ भी एक तरह का नहीं बना, एक तरह के फूल नहीं है, एक तरह के फल नहीं है, एक तरह की ज्योग्राफी भी नहीं है। जहां डेजर्ट है वहां डेजर्ट ही है, जंगल है वहां जंगल है, दरिया है वहां दरिया ही है, समुद्र ही है। सब कुछ डाइवर्स है। आप भी अपने भाई बहन से कितने अलग? आपके पिताजी भी आपके चाचा या आपकी फूफी से कितने अलग है। कुदरत सब कुछ डाइवर्स बनाती है। मैं भी मेरे भाई से काफी काफी अलग। लेकिन मनुष्य का एक रोग है ना, समानता, यूनिफॉर्मिटी। तो हम देख रहे थे रिस्पेक्ट के बारे में, हमने देखा कि पहले तो वो फेक है। फेक है भी, अंदर से रिस्पेक्ट नहीं है। हर कोई अपनी रोजी रोटी को सलाम करता है, वो मुझे सलाम नहीं करता। यहाँ जो बैठे हैं वो मुझे सलाम नहीं करते। वो सिर्फ अपना जो ज्ञान है उसको समर्पित है। जैसे मैं ज्ञान से समर्पित हूँ, वैसे वो लोग भी ज्ञान से समर्पित है। ठीक है, रिस्पेक्ट होता है, लेकिन ठीक है, चाय पिया, चाय पानी पिया, मौज मस्ती किया, अलग हो गए, दैट्स फाइन। पूरा एक नकली रिस्पेक्ट बनाना, इससे तो असली इंसल्ट अच्छा कि चलो बात वहां खत्म तो हो गई, क्योंकि नकली रिस्पेक्ट तो जीवन पर आपको बनाए रखना पड़ेगा। आप भी स्ट्रेस में रहेंगे, वो भी स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि आपने जो दिया वो असली नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेस में रहेगा। तो हमने देखा कि रिस्पेक्ट तो फेक है। दूसरी बात है वो फ्रेजाइल है, तो टूट जाता है आराम से। जैसे आज मैंने बाल काले करवाए तो कोई रिस्पेक्ट देगा? हाँ, 2 महीने के बाद मैं भूल गया तो वो रिस्पेक्ट चला जाएगा, मैं भी समझूंगा कि साला ये क्या हो गया। आज मैंने व्हाइट शर्ट पहना तो रिस्पेक्ट देगा। हाँ, कल कोई ग्रीन पहनूंगा या भगवा पहनूंगा तो अलग तरह का रिस्पेक्ट देगा। लेकिन मैं फिर भगवे में बांधा जाऊंगा, या ग्रीन में बांधा जाऊंगा, या ब्लैक में बांधा जाऊंगा, या व्हाइट में बांधा जाऊंगा। इसलिए जो मुक्त आदमी है वो बंधता नहीं कहीं भी। वो लाल भी पहनता है, गुलाबी पहनता है, ग्रे भी पहनता है, व्हाइट भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, कुर्ता भी पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है, और वो ये बनियान भी पहनता है। करेक्ट। कुछ भी क्या, उससे क्या फर्क क्या पड़ता है? अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और तीसरा है रिस्पेक्ट। पहले हमने देखा फेक है, दूसरा हमने देखा कि जो रिस्पेक्ट है वो फ्रेजाइल है, नाजुक है, तुरंत टूट जाता है। अगर मुझे आप किसी कलर विशेष से सम्मान कर रहे हो तो वो तो कल दूसरा कलर का मैं पहनूंगा तो वो चला जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आज मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि रिस्पेक्ट के आधार होते हैं, कारण होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। वो कौन वो उसकी परवाह करे। आपके विचार बदल गए तो आपका रिस्पेक्ट चला जाता है, आपने गुरु बदल लिया तो आपका रिस्पेक्ट चला जाता है, आपने अपनी एटीट्यूड बदल ली तो आपका रिस्पेक्ट चला जाता है। तो किसी और को राजी रखने के लिए मैं अपने आप से चीटिंग क्यों करूं? तीसरी बात है कि रिस्पेक्ट फंक्शनल है। हाँ ठीक है, वो होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स जॉब। हाँ, हर एक की कार्य शैली होती है, हर एक का कार्य होता है, उनकी जो ड्यूटी चार्ट होता है, एक हायरार्की होती है, वी रिस्पेक्ट इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो फंक्शनल है, वो कार्य के लिए वो रिस्पेक्ट है। वो कार्य हो गया, फिर नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा आया, करेक्ट, तो वो एक फंक्शनल होता है, उसके पीछे कोई ऐसा भावनाएं नहीं होती। जैसे बैंक में गया तो मैं एक बात करूंगा, दूसरे से बात करूंगा, कस्टमर से बात करेंगे, या ऑफिस में बात करेंगे, फैमिली में, कहीं फंक्शन में, करेक्ट, वो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी ही चाहिए। लेकिन वो असली नहीं है, वो फंक्शनल है। क्योंकि मैं किसी का जीजा हूँ, किसी का फूफा हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का बाप हूँ, वो समारंभ में, करेक्ट, तो हर एक की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। अगर वो उन लोगों की अपेक्षा में मैं ठीक बैठा तो मुझे रिस्पेक्ट देगी, तो वो कंडीशनल है। और जहां भी इफ आ गया, कंडीशनल आ गया, तो वो कॉमर्स हो गया, बाजार हो गया। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल रिस्पेक्ट है। वो उसके मामा को रिस्पेक्ट दे रहा है, कजिन को रिस्पेक्ट दे रहे है। मेरी बेटी है, वो फंक्शन में आई तो वो एज ए फादर मुझे रिस्पेक्ट दे रही, करेक्ट। तो अलग अलग वो एक फंक्शनल रिस्पेक्ट है कि जिससे सब कुछ ठीक चले, होना ही चाहिए। लेकिन वो रिस्पेक्ट को दक्षेश भाई से कुछ लेना देना नहीं। मुझे खुश नहीं होना, मेरी जगह और कोई मामा होता तो वो उनको रिस्पेक्ट करता। तो रिस्पेक्ट इज आइदर फेक, और इट इज फ्रेजाइल, और इट इज फंक्शनल। करेक्ट। लेकिन लोग बड़ी बड़ी करते हैं। एक्चुअली एंटायर बिजनेस का एक डेफिनेशन है। बिजनेस क्या है? एक ही वाक्य में एक जो कंसल्टेंट है दुनिया का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी कंपनियों को सलाह देता है, और सबसे इनोवेटिव कंपनी का जो सलाहकार है, कंसल्टेंट, वो इतना फी लेता है कि उसकी मालिकी के टापू है, उनके अपने जेट्स है, इतनी तो वो फी लेता है। वो दुनिया के जो सर्वोच्च बिजनेस कंसल्टेंट है उसमें है, उसने डिफाइन किया है कि बिजनेस इज रिस्पेक्ट। एक ही वाक्य में पूरा बिजनेस उसने डिफाइन कर दिया। इसलिए जहां भी रिस्पेक्ट है वहां पे बिजनेस है, और सब लोग रिस्पेक्ट के लिए ही बिजनेस करते हैं। हाँ, ताकि कुछ पैसा कमा के ले जाए, तो घर में उसकी पत्नी उसको रिस्पेक्ट दे, बच्चा उसको रिस्पेक्ट दे, माँ बाप उसको रिस्पेक्ट दे कि मेरा बच्चा
बराबर है। जैसे ही वो कमाना बंद कर देगा, बिजनेस बंद कर देगा, उस या कम हो जाएगा, तो उसका रिस्पेक्ट कम हो जाता है। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो कोई लाइट बिल या किराना बिल के लिए तो बिजनेस कर नहीं रहे। हाँ, उसके पास इतने पैसे है कि पूरी जिंदगी वो घूम सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, जो उतना हॉबी है कर सकते हैं। लेकिन क्यों वो करते बिजनेस? वो जरूरत के ऊपर नहीं। दे वांट रिस्पेक्ट कि देखो मेरे पास इतना है, मेरी बात मानो, मैं कहूं वैसा करो। वो हिरण्यकशिपु है, मैं गॉड हूं, करेक्ट, मेरी बात सुनो, मेरे पथ पे चलो। ये हिंदुस्तान में था नहीं, इट्स ए न्यू फिनोमिना। भारत में कभी धनवानों को महत्व नहीं दिया गया, शासकों को महत्व दिया गया, क्षत्रियों को। क्योंकि धन तो क्षत्रिय कभी भी नेशनलाइज कर देगा। सुबह उठा और उसको ऐसा हुआ कि चलो ये नेशनलाइज कर देते हैं, तो धन तो राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर देगा, जो सामने आया उसको मार देगा, सिंपल है। या कैद में डाल देगा शासक। तो कोई व्यापारियों की कोई औकात हमारी संस्कृति में नहीं है, वो थर्ड नंबर पे करेगी, और शासक की भी नहीं है। शासक तो क्या है, जो नीति जो ज्ञानी लोगों ने बनाई है, उसका कार्यान्वयन करने का है, इम्प्लीमेंटेशन, उसका अमल करने का, बस। शासक तो एक टूल है, एक औजार है नीति के। उसको नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं है हमारी संस्कृति। चाणक्य नीति करता है, चंद्रगुप्त का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। लेकिन आजकल चला है पुट ए रॉन्ग आइडियल्स। हीरो बना दो, उसके पीछे पूरा करोड़ों लोग उसके पीछे चले जाए। तो जिसमें अक्ल नहीं है या जिसमें सब्सटेंस नहीं है, जिसमें कोई वजूद नहीं है, उसको आप मना दो ऊपर, क्योंकि जो वजूद होगा उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलाकारों को हीरो बना देते, बच्चों को पढ़ाते कि देखो ऐसा, खिलाड़ियों को हीरो बना देते, बिजनेसमैन को हीरो की तरह, आइडियल की तरह प्रस्तुत करते, और शासक खुद वो हीरो की तरह प्रस्तुत होता है। उसका कोई महत्व नहीं है, शासक का क्या महत्व है? उसको सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक लिखी गई पिछले 150-200 साल से, उसमें ये सब धीरे धीरे डाला गया। जो अमेरिकन थिंक टैंक से थिंकर सबसे बड़ी एन रैंड, वो भी कहते हैं कि शासन करने का अधिकार सिर्फ फिलोसोफर को है, बाकी सब फालतू है। तो ये जो बात है, क्योंकि फिलोसोफर देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन फिलोसोफर शासन करेगा नहीं। मैं क्यों शासन करूं? मेरा थिंकिंग स्टॉप हो जाएगा ना। मुझे तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए, मुझे पूरा अवकाश चाहिए, ताकि मैं मुक्त तरीके से सोच सकूं। शासक फिलोसोफर कभी शासन के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसको पता है ये जमात को मैं क्यों हैंडल करूं। जिसके ऊपर वो शासन करने वाला है, वो कितने
योग्य है अयोग्य है वो उसको पता है, वो बोलता है कि मैं क्यों उसके ऊपर शासन करूं, मैं कोई मूर्ख हूं क्या? तो जो फिलोसोफर्स है, दे आर नॉट रेडी टू रूल। तो वो साइड में बैठते हैं, अपने विचार दिखा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जिसकी जिसको लगेगा वो पकड़ लेंगे, विचार नहीं लगेगा दैट इज ऑल, पड़ा है यहाँ। इसलिए गुरुजी भी कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, आगे हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है वो कोई भी सिस्टम, कोई भी जो प्रणाली है, सिस्टम या व्यवस्था है, वो एक सेप्टिक टैंक की तरह है, सेसफुल, जिसमें जितना गंदा जो बड़ा मास है वो ऊपर आता है। सेसफुल में क्या होता है, जितनी बड़ी गंदगी है वो ऊपर आती। तो ये जो राजनीति है, बिजनेस है, हमारा समाज है, कोई भी व्यवस्था ले लो, व्यवस्था हमेशा अयोग्य को ऊपर लाने के लिए। इसलिए जितने आप अयोग्य होंगे उतने आप मैनेजेबल होंगे। देखो, योग्य है वो मैनेजेबल नहीं होता कभी। वो ड्रकर भी कहते हैं, जो मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर, वो ऐसे कहते हैं कि प्रमोशन इज ऑलवेज टू इनकॉम्पिटेंस। आप जितने अयोग्य बनते जाओगे उतना आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आप अयोग्य है, ऊपर वाले के लिए तो अच्छा है। आप योग्य होंगे तो सामने आवाज उठाएंगे कि ये गलत है। ये ऐसे नहीं होता। लेकिन कोई अयोग्य को, बुद्धू को बैठा दिया तो वो कहीं पे भी साइन कर देगा। हाँ, तो उसको एक जगह का चार्ज देते हैं, दूसरी जगह का देते हैं। हाँ, हमारे ही ऑफिस में एक आदमी ऐसा था, उसके पास 6 चार्ज थे। हाँ, क्योंकि वो बुद्धू था, मैनेजेबल। कोई भी उसका कॉलर पकड़ के ले जाता चेंबर पे और कहता इधर साइन करो, वो कर देता, देखता नहीं ऊपर क्या है लिखा है। तो ऐसा आदमी किसको मिले? कल कुछ हुआ तो उसकी सिग्नेचर है। वो जो ऊपरी ऊपरी अफसर है वो तो ऐसा बता देगा, देखो ये इसने किया, क्योंकि सिग्नेचर उसका है। इसलिए आदमी जितना कम वक्त है, उतना उसका जल्दी प्रमोशन होगा, क्योंकि वो सलाम करेगा ना। जो योग्य है वो उससे कम योग्य को क्यों सलाम करेगा? वो नहीं करेगा। क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता ऐसी है कि वो उसके जैसे 100 आदमी को वो मैनिपुलेट कर सकता है। वो करता नहीं, लेकिन कर सकता है। करेगा। इसलिए कोई भी सिस्टम है, गुरुजी कहते हैं, उसमें जितनी बड़ी गंदगी है उतनी वो ऊपर जाएगी। जो फ्लफी मासिस है, बिगर फ्लफी मासिस, दे ऑलवेज राइज टू टॉप। फिर आप राजनीतिक व्यवस्था ले लो, सांप्रदायिक व्यवस्था ले लो, सामाजिक व्यवस्था ले लो, कोई भी व्यवस्था ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, लाइटर विल ऑलवेज राइज। जी हल्को है ये ऊपर जाए। પછી ત્યાં કોકને નડશે એટલે અહીંયાથી ઉપર ચડાવી દે છે બધા, ત્યાંથી નડશે એટલે ત્યાંથી ચડાવે। गुरुजी ने ये बातें की है लेकिन कोई सुनता नहीं। मैंने उसके सब पॉइंट्स लिखे हैं, सब पॉइंट्स।
तो ये हमने देखा कि जो रिस्पेक्ट होता है वो एंटायर गैमेट ऑफ बिजनेस, ये बिलियनरी है, ये सबको खीसे में रखते हैं। राजनेता को खीसे में रखते हैं, कलाकार को खीसे में रखते हैं, एक्सपर्ट को खीसे में रखते हैं, खिलाड़ी को रखते हैं, और अप्सराओं को भी खीसे में रखते हैं। वो क्यों? उसको क्या चाहिए? उसको रिस्पेक्ट चाहिए कि आई एम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन द वर्ल्ड, और नंबर करेक्ट। उनको वो, उसको अमाउंट से भी मतलब नहीं है, उसको नंबर से मतलब है। जो चौथे नंबर पे है उसको तीसरा आना है, तीसरे को दूसरा आना है, करेक्ट। तो एक नंबर गेम है। दे वांट रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट कौन देगा? जो मैनेजेबल है वो, या जो खरीदा हुआ रिस्पेक्ट है। 5 स्टार होटल में आदमी क्यों जाता है? क्योंकि उसका कर्म ऐसे है कि कोई उसको प्यार से कुछ देता नहीं, तमीज से कुछ देता नहीं, क्योंकि उसने सच्ची सेवा नहीं की। तो फिर वो अपने आप को चीट करने के लिए 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में या रेस्तरां में जाता है। वहां उसको वो वेटर सब रिस्पेक्ट दे, तो वो खाना खाने नहीं जाता, वो रिस्पेक्ट खाने जाता है। 10 रुपए की सब्जी वहां 150 में क्यों मिलती है? क्योंकि सब्जी तो 10 रुपए की है। 120 उसको जो रिस्पेक्ट मिलता है उसका वो पे करता है, करेक्ट। तो वो अपने आप को चीट करता है कि आई एम वेल रिस्पेक्टेड। अरे भाई, जो वेटर है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उसकी रोजी रोटी को सलाम करता है। जो कॉमर्शियल स्त्रियां है, वो आपको एंटरटेन नहीं करती। उसके घर पे बच्चे हैं, पति है जो ठीक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। शी इज जस्ट रनिंग हर होम एक गलत तरीके से, लेकिन वो क्यों करती है? शी वांट्स टू फीड हर बेबीज और हस्बैंड और वॉट एवर इट इज, जिनके बारे में उसको परवाह है, उन लोगों को ठीक से रखने के लिए वो करती है। तो जो रिस्पेक्ट है वो दुनिया की सबसे नकली चीज है। और स्पेशली जो खरीदा हुआ रिस्पेक्ट है। हम कहीं जाते हैं, वी आर ट्रीटेड, कोई अच्छी बैंक में जाते हैं प्राइवेट में, तो वो देखते हैं कि ये कितना बड़ा बकरा है। तो बड़ा बकरा है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, छोटा मीडियम बकरे को मीडियम रिस्पेक्ट देते हैं। और वो आदमी भी ऐसा है, वो सोचता है मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। अरे भाई, तुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे दे है उसको वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी जो रोजी रोटी है ना, उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये दुनिया में कोई किसी को रिस्पेक्ट असल में देता नहीं। वो सब फंक्शनल है। हाँ, उनको जो कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, सिक्योर है, या उसको कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए वो रिस्पेक्ट करते। होता नहीं कभी कहीं रिस्पेक्ट। लेकिन ये थोड़ा हार्ड ट्रूथ है। लेकिन यहाँ अगर मैं हार्ड ट्रूथ नहीं बोला तो आपको कोई सुनाएगा नहीं, ऐसी बातें कौन सुनाएगा? सब ऐसे नम्रता का वो करके बैठे, चोला ओढ़ के, वो नहीं बताएंगे। क्योंकि उससे उसका जो एक इमेज है उसको नुकसान होगा। मेरा तो कोई इमेज ही नहीं है।
और जो है वो तो तहस नहस मैंने ही कर दिया है। मेरा कुछ इमेज रहेगा तो मैं कैद में आऊंगा ना, मेरा कोई इमेज ही नहीं। इसलिए सबसे अच्छा काम यह है कि अपनी इमेज तोड़ दो, क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी ही बनाई हुई इमेज में कैद हो जाता है। फिर वो इमेज जिंदा रहती है और वो मनुष्य हमेशा अंदर सफोकेटेड रहता है। हाँ, एक मरा हुआ सा, ऑक्सीजन नहीं ले पाता, अपने आप को ही एक कोठी में डाल देता है। मैं देख रहा था एक कार्यक्रम में, वो बोल रही थी कि एक एक्टर था तो उसको वो इमेज में ही ऐसा ढल गया था कि हर एक जगह वो पुलिस इंस्पेक्टर का ही रोल करता था। तो वो घर से ही पुलिस का ड्रेस पहन के निकलता था। तो पूरी जिंदगी उसने पुलिस का जो रोल है, भूमिका है, वो किया। तो अभी क्या हुआ, वो पुलिस की जो भूमिका है वो मजबूत हो गई, वो आदमी वीक हो गया। हाँ, अगर उसको चोर बनना है, व्यापारी बनना है, और कुछ रोल करना है, हाँ हजारों रोल है, लेकिन कोई उसको देगा नहीं। तो उसकी जो शक्तियां है, उसकी जो इच्छाएं है, वो सब कुंठित रह जाएगी। तो इसके कारण क्या है, ये जो हमारी इमेज जिंदा रहती है, हम मर जाते हैं। फिर लास्ट में ख्याल आता है मरते वक्त। एक उर्दू शायर ने कहा था कि मैं 80 साल का हो गया, लेकिन आज पता चला कि मैं तो जिया ही नहीं, तो मेरे बदले कोई जिया जरूर, वो कौन था? 80 साल कहाँ गए पता नहीं चला। मुझे लगता है कि मैं कभी जिया ही नहीं ठीक से, पूर्ण तरीके से। तो ये 80 साल तक जिया कौन मेरे बदले? कोई जिया जरूर, तो उसको तो पता नहीं चला। लेकिन जिसने एसएसवाई किया है उनको पता है, उनका इमेज जिंदा रहा। लोग भी उसको नमस्कार करते हैं, युगों तक शायद नमस्कार करें। हाँ, लेकिन वो एक उसका इमेज होगा, वो खुद नहीं होगा। उसकी एक प्रतिमा जो लोगों के मन में छाया बनी है, परसेप्शन। तो इसलिए हमें ये देखना है। तो हमने आज क्या देखा वो कर लेते हैं। हमने नम्रता के बारे में देखा, दूसरा हमने धोखाधड़ी के बारे में देखा, तीसरा हमने रिस्पेक्ट के बारे में, मान सम्मान के बारे में देखा। मान सम्मान में एक ये है, वो स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। हाँ, ये इसको अवार्ड दे रहा है, वो उसको प्रमाण पत्र दे रहा है, ये इसकी प्रशंसा करता है, सामने से वो उसकी प्रशंसा करता है। हाँ, जब बंदर होते हैं, उसका एक झुंड होता है 200-300 का, उसको कोई काम नहीं है तो ये सुबह में धूप में बैठते हैं। हाँ, तो पहले ये बंदर उसकी पीठ खुजा देता है। हाँ, फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उलट सुलट हो जाएगा, फिर जिसकी खुजाई थी वो उसकी खुजा देता है। तो ये जो रिस्पेक्ट है, प्रशंसा है, करें कि ये प्रतिष्ठा है, इट इज जस्ट स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। सब लोग हम बंदर थे ऐसा मानते हैं। हाँ, तो मैं आपकी प्रशंसा करूँ, आप मेरी करें, हम दोनों मिलकर तीसरे की करें, तीसरा फिर हम दोनों की करे ना। ये अहो रूपम अहो ध्वनि। हाँ, ये राजनीति में, बिजनेस में बिल्कुल यही चलता है। और वो तो तकलीफ नहीं है, ठीक है चलो, लेकिन वो समाज के अंदर घुस गया है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन वो हमारे कंपाउंड में आ गए, चलो कंपाउंड में भी आ गए, लेकिन हमारे वरांडा में आ गए, वरांडा से हमारे लिविंग रूम में आ गया, और इवन बेडरूम और किचन में आ गया। ये नाटक, और नाटक तो नाटक है, उसमें सब सफोकेटिव होते।
जब वो मेकअप निकालते हैं, अपनी भूमिका से एक्टर बाहर निकलता है, तब उसको थोड़ा डिस्ट्रेस होता है, आराम होता है। इसलिए ही लोगों को सुबह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सुबह में फिर से वही हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगाना पड़ता है। शाम को वो आता है तो वो रिलैक्स होता है, क्योंकि वो जो नकली चेहरा है वो कहीं थोड़ी देर लगा देता है, बच्चों को थोड़ा डांट देता है, पत्नी को थोड़ा जल्दी जल्दी चाय बनाओ करके ना, वो असली चेहरा वो दिखा सकता है घर पे। ना वो कार्यस्थल पे नहीं दिखा सकता, ना तो वो पब्लिक प्लेस में अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता। करेक्ट। लेकिन जो असली चेहरा है वही तो असली है। वो हिंदी गीत मस्त है, एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमारे ऊपर बहुत सारे चेहरे हैं, इसलिए हम ठीक से सांस नहीं ले सकते। तो इसके कारण ये सब उपद्रव है दुनिया में। जैसे हमने लगाए हजारों चेहरे, वैसे विपुल भाई ने भी लगाए, उसकी वाइफ ने भी लगाए, मेरी वाइफ ने भी लगाए, धनजी भाई, मौजी भाई, करसन भाई, सबने चेहरे लगाए हैं अलग। जहां जो चेहरा चल जाए ये टिकट देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो बोलते हैं यार ये चेहरा चलता है, तो उसको वहां का टिकट देते कि या तुम लड़ो। तो हम तो चेहरे चुनते हैं। तो व्यक्ति तो कैसा है वो तो उनको पता है, वो हमें कैसे पता। एमएलए कैसा है, एमपी कैसा है, कौन, वो तो उसको पता, और थोड़ा बहुत उसकी वाइफ को पता। तो आज हमने देखा, नम्रता के बारे में देखा, धोखाधड़ी 420 के बारे में देखा, रिस्पेक्ट के बारे में देखा। करेक्ट। तो ये सब सत्ता के लिए होता है, आप या धन के लिए, लेकिन धन भी एक सत्ता है, और धन वो सत्ता से बड़ी सत्ता है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी कोने में वायर से ले जाते सकते हैं, लेकिन कोयला नहीं ले जा सकते। वैसे ही जो धन है, हाँ, वो कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कोई भी कोने में कोई भी काम उससे आप कर सकते। तो धन भी एक सत्ता है, उसमें सब आ गया, वेल्थ कह लो, संपत्ति कह लो, सब जिसका भी आर्थिक मूल्य है वो सब धन है। तो वो भी टाइप ऑफ सत्ता है, वो आर्थिक सत्ता है। वैसे फिर राजकीय सत्ता होती, फिर सामाजिक सत्ता होती। समाज में के बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत नाम होता है, उसकी एक पोजीशन बनी हुई होती है, स्टेटस जिसको कहते हैं, प्रेस्टीज वगैरह वगैरह, जो भी आप उसको बिजनेस में गुडविल कह लो। तो सत्ता के अनेक प्रकार होते हैं। हम सोचते हैं सत्ता मीन्स राजनीति, राजनीति की सत्ता तो छोटी सत्ता है, वो कभी कभार जब असेंबली मिलती है ये है तब होती। तो आजकल के युग में जो राजकीय सत्ता है और सामाजिक सत्ता है या धार्मिक सत्ता है, यह सब प्रकार की सत्ता है, वो आर्थिक सत्ता के पॉकेट में है। गुरुजी बोलते हैं कि कुछ धनवान लोग हैं वही ये विश्व चलाते हैं, राजनेता उसके पॉकेट में है, अप्सराएं उसके पॉकेट में है, या धार्मिक नेता भी वहां गुलदस्ता लेके खड़े होते दिवाली पे या। करेक्ट। क्योंकि वो ही धन उसके पास है। तो जो सत्ता है वो भी एकदम फ्रेजाइल चीज है। जो सत्ता का अभ्यास है वो पूरा शास्त्र अलग है, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इट्स द स्टडी ऑफ पावर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। कोई भी फॉर्म में अगर सत्ता है, हाँ,
उसका अभ्यास करना, वो राजनीति शास्त्र है। तो राजनीति शास्त्र सत्ता को हर एक रूप में पहचानता है। वो सत्ता आर्थिक होती है, वो सत्ता राजकीय होती है, कौटुंबिक सत्ता होती है। जैसे मैं पैसा घर में ला के कमा के देता हूँ एज ए फादर, और गृहस्थ, आई हैव सर्टेन पावर्स विथ मी। गृहिणी के पास थोड़ी सत्ता होती है, वो भी घर चलाती है, बच्चों के पास होती है, क्योंकि दे आर ग्रोइंग पावर्स। तो वो कल का पावर उसके पास है। हाँ, जो पिता है उसका जो पावर है वो तो कम हो रहा है दिन ब दिन। बच्चे का जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो ये जो पावर इक्वेशंस है वो फैमिली में चलते रहते, फिर जाति में भी चलते रहते हैं, संप्रदाय में भी चलते रहते हैं, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, जो आयोजित धर्म है, उसमें भी चलते रहते हैं, मिलिट्री में चलते रहते हैं, बाजार में चलते रहते हैं। तो हम सत्ता को एक, ऐसा नहीं है कि राजकीय सत्ता, राजकीय सत्ता है, लेकिन कई जो सत्ता है, करे हजार अनेक प्रकार की सत्ता है, करे, लेकिन हमने देखा कि ये जो है वो सत्ता हमेशा एक सत्ता दूसरी सत्ता में परिवर्तित हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो गुप्त तरीके से होती है। जैसे 5 स्टार होटल है, गांव के बाहर जो फार्म हाउसेस है, वहां वो सत्ता का एक्सचेंज चलता ही है। बहुत सिविलाइज और सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलता है। अभी तो ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, पेटीएम आ गया, करेक्ट। असल में सत्ता एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। वो धार्मिक आदमी कभी इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, करेक्ट। वो इलेक्शन में वो राजनेता कभी संन्यास ले लेता है, तो वो धार्मिक सत्ता बन गया, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़, जंगल में नहीं जाए, करेक्ट। तो ये सत्ता है, कोई भी सत्ता, जैसे वो भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि एनर्जी तो है, पदार्थ भी एक टाइप का एनर्जी है, और एक टाइप की एनर्जी दूसरी में बदल सकती है। वैसे ही एक प्रकार की सत्ता दूसरी प्रकार में आराम से बदल जाती है, और लोगों को कानो कान खबर भी नहीं होती। करेक्ट। हम देखते हैं बहुत सारे धार्मिक लोग थे, राजनीति में जाके राजनीतिक सत्ता हो गई, या बहुत सारे धार्मिक लोग हैं लेकिन वो आर्थिक सत्ता बन गए। हाँ, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े एस्टेट्स है, बड़ी बड़ा इमारतें हैं, सुविधाएं हैं, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है, संपर्क है, वो भी सत्ता है, करेक्ट। तो ये जो सत्ता का जो अभ्यास करता है, हाँ, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है। जैसे सब साइंस है, वैसे ये राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। उसमें ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी होता है। हाँ, तो वो लोगों को पता है कि कहाँ क्या कैसे सब ये हेरा फेरी होती है। तो मेरा ये थोड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस। बहुत सालों से मेरी सिविल सर्विसेज की एग्जाम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे प्रिय सब्जेक्ट थे। मैंने इंजीनियरिंग नहीं लिया, क्योंकि वो मैं जान चुका था ज्यादातर, जितना जरूरी था उतना। मुझे कुछ नया जानना था, नया सीखना था, नया समझना था, और नया महसूस करना था। तो ये जो पावर है, शक्ति भी कह सकते हैं या धन भी कह सकते हैं, वो हमने देखा कि जो आर्थिक सत्ता है धन है, फिर राजनीतिक सत्ता है, फिर वहीवटी सत्ता है, जो अधिकारी गण है, कर्मचारी, उनके पास वहीवटी सत्ता होती। पुलिस का कांस्टेबल के पास भी छोटी सी वहीवटी सत्ता होती। पीएसआई के बाद
पास छोटी सी सत्ता होती है अपने एरिया में। तो ये एक सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन है, सत्ता का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सत्ता में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी फ्रेजाइल है, वो भी नाजुक है। सत्ता का जो आधार है वो नहीं रहता तो सत्ता भी नहीं रहती। सत्ता के कारण होते हैं, सत्ता के आधार होते हैं, वो काफी नाजुक होता है। राजनीति शास्त्र में सिखाते हैं पावर इज फ्रेजाइल। आज मेरे एक दो वीडियो चले गए तो मेरा पावर भी नहीं रहेगा, या कोई राजनेता के ऐसे वीडियो आ गए कि पैसा लेता है वगैरह वगैरह, तो उसका पावर भी ओवरनाइट चला जाएगा। भले ही भी वो वीडियो फेक हो, लेकिन वो तो बाद में पता चलता है इलेक्शन के। तो हमने देखा कि सत्ता क्या है लास्ट में। तो आज हमने 5 पॉइंट्स देखे। नम्रता, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। दूसरा देखा फ्रॉड, धोखाधड़ी, 420। तीसरा देखा रिस्पेक्ट, मान सम्मान। और चौथा देखा सत्ता और उसका अभ्यास। हम प्रभाव में आ जाते हैं, कहीं पे भी सत्ता देखते, क्योंकि हम अपने आप को सत्ताहीन समझते हैं। इसलिए कहीं पे भी सत्ता देखते हैं तो दौड़ते हैं। जैसे प्यासा आदमी है, वो दौड़ता है जहां भी पानी के वो देखता है, झरना या दिखाई देता है, होता नहीं। वैसे ही जो मनुष्य अपने आप को निर्बल समझते हैं, निस्तेज समझते हैं, निर्माल्य समझते हैं अपने आप को, वो सत्ता के लिए दौड़ते हैं। ऑब्वियस है ना, आपको प्यास लगी है तो आप दौड़ेंगे पानी की तरह। लेकिन ऐसा है नहीं। मनुष्य आत्मनिर्भर है। मनुष्य को जितनी सत्ता चाहिए वो प्रकृति ने उसके अंदर ही रखी है। उससे ज्यादा सत्ता मिलेगी तो वो उसके लिए श्राप है। जैसे एक आदमी को बैलगाड़ी आती है, आपने उसको हेलीकॉप्टर दे दिया तो वो उसको तो मृत्यु दंड है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो हेलीकॉप्टर ये बैलगाड़ी चलाने की। अभी वो हेलीकॉप्टर चलाने जाएगा, गिरेगा, और उसके साथ बैठे हुए लोग भी गिरेंगे। तो जरूरत से ज्यादा सत्ता है, वो महाभयानक है। इट्स फैटल है, जानलेवा है। भयानक भी नहीं, इट इज फैटल, जान ले सकती। इसलिए योगी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही कोई भी प्रकार की सत्ता है, हाँ, उसको त्याग देना चाहिए। अपनी सलामती के लिए। देखो, नॉट बिकॉज इट्स ए वर्च्यू बट इट्स ए सेफ्टी, बिकॉज इट इज सेफ। लेकिन अगर एजेंडा से कम सत्ता भी जरूरी नहीं रखने की। अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद तक का तो पेट्रोल होना चाहिए, लेकिन मुझे मुंबई तक का पेट्रोल अभी भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक जगह एक भाई गए थे, वहां ठहरे, उनके मित्र के वहां 2-4 दिन रहे, और फिर वो निकल रहे थे तो जो यजमान मित्र था उसका बेटा वहां था, तो निकलते वक्त तो उसने 100 रुपये दिए वो बेटे के हाथ में। तो बेटे ने वापस दे दिए, बोले अंकल मुझे 10 दो, 100 नहीं। तो वो मित्र तो अचंभित हो गया। वो बोलते क्या संस्कार तुमने तुम्हारे बेटे को दिए, 10 रुपया मांग रहा है।
100 दे रहा हूं, वाह तू ऐसे सद्गुणी लड़का है। तो क्या सद्गुणी कुछ नहीं है, उसको पता है कि 100 रुपये उसकी माँ ले लेगी, 10 रुपये हो गए तो उसके पास रहेंगे। इसलिए जो जरूरत से ज्यादा सत्ता है वो तो ईश्वर ले लेगा, और वही आशीर्वाद है। मेरे पास जरूरत से ज्यादा शक्ति ना आए, जरूरत से ज्यादा धन ना आए, जरूरत से ज्यादा कुछ भी ना आए, लेकिन जरूरत जितना रहे। तो ये एक कंसल्टेंट का अप्रोच है, ये एक वाइज मैन का अप्रोच है। अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो ठीक है, 2-4 लीटर ज्यादा, लेकिन अहमदाबाद तक का ही पेट्रोल चाहिए। अगर मुझे 5 लोगों का कल्याण करना है तो मुझे इतना ही धन दो, लेकिन मुझे 5 करोड़ का कल्याण करना है तो मुझे 5 करोड़ उतना धन दो, और मुझे 50 करोड़ का कल्याण करना है तो उतना धन दो, उतनी शक्ति दो, और मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है तो मुझे उतनी शक्ति दो, कोई भी फॉर्म। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं करना तो मुझे कुछ शक्ति नहीं चाहिए, वो एक शुभ संकेत है। हमें जितनी ताकत की, शक्ति की, सत्ता की, धन की जरूरत है उससे ज्यादा अनसेफ है या फेटल है, हमने देखा, जानलेवा है। वो हमारा जीवन को, हमारी द क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहद डिटोरिएट करता है। हमारे जीवन की जो वास्तविक गुणवत्ता है उसमें वो सहायक नहीं है, कम भी सहायक नहीं है, ज्यादा भी सहायक। तो ये कैसे तय करे कम है या ज्यादा है? तो वो अपने जाति अनुभव और तालीम से आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए इतना ठीक है। पहले आप 4 रोटी खाते, फिर बोलते नहीं नहीं पाचन नहीं होता तो 3 खाते, तो वो बराबर होता है। फिर कभी 2 खाने जाते हैं तो अशक्ति लगती है, इसलिए आपका लेवल आपने तय कर दिया कि 3 रोटी ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि जितनी सत्ता ज्यादा उतनी हमारे जीवन की गुणवत्ता ज्यादा। ये गलत फहमी है, ये जानलेवा गलत फहमी है। करेक्ट, हमारे जीवन की गुणवत्ता में जितनी जरूरत है उतनी ही सत्ता, उतनी ही शक्ति, उतना ही धन। अगर आपको करना है 50 करोड़ लोगों का तो आप वो मात्रा में धन के लिए व्यवस्था कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप वो सत्ता के ट्रस्टी है, वो सत्ता आपकी नहीं है, वो सत्ता उन लोगों की है जिनका आप भला करना चाहते हैं। वो आपके या आपके फैमिली की सत्ता या आपके फैमिली का धन नहीं है। अगर आपने बोला कि मैं 50 करोड़ लोगों का भला करना चाहता हूं तो धन मिलेगा, लेकिन वो धन वो 50 करोड़ लोगों का है, वो ताकत, वो सत्ता वो 50 करोड़ लोगों की है, आपकी नहीं है। आप सिर्फ एक मुनीम है सत्ता के मामले में, धन के मामले में, या ट्रस्टी है। ईश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आप बीच में से सत्ता नहीं ले लेंगे, आप बीच में से धन नहीं ले लेंगे अपने खुद के लिए या अपनों के लिए, अपनी ज्ञाति के लिए, जाति के लिए, प्रदेश के लिए। जिसको आप अपना मानते हैं उसके लिए आप कुछ ज्यादा नहीं करें। ये कुदरत ने या आपके गुरु ने या ईश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया है। तो ये जो भरोसा है वो जिम्मेवारी है, वो असल में सत्ता नहीं है, वो दिखती है। इसलिए जो दुनिया को जो सत्ता दिखती है, हाँ, तो एक योगी के लिए वो जिम्मेदारी। दुनिया उसको सत्ता दिखता है, लेकिन योगी के लिए वो जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके पता है
कि इसका जो सही सही मैनेजमेंट है वो मुझे करना है। तो ये एक उनकी जिम्मेदारी है। एक कुदरत ने जो ट्रस्ट डाला है वो है, वो सत्ता उनकी नहीं है, ना तो वो द्रव्य उनका है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि ट्रस्टीशिप, वी आर एंट्रस्टेड, हमारे पास जो भी है। हाँ, तो भगवान ने भरोसा रखा है कि दक्षेश भाई ये मोबाइल का ठीक यूज करेंगे, हाँ ये थोड़ा उसको रहने का मकान दिया है, खाना पीना दिया है, चाय पानी दिया है, हाँ, so he will use it for the general benefit, not specific benefit. किसी विशेष समूह के लिए नहीं, लेकिन समष्टि के कल्याण के लिए वो यूज करेंगे। तो ये कोई सत्ता तो नहीं हुई, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि मुझे जो सत्ता या शक्ति मिली वो तो खर्च कर दी मैंने। तो मेरे पास क्या रहा? कुछ नहीं। तो मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मुझे क्या करने का है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं करने को हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन। लेकिन हमें अलिप्त रहना है, निर्लेप रहना है। जो भी हमको ईश्वर ने दिया है, जो भी दिया है, छोटा बड़ा अलग बात है, जो भी है, इट इज नॉट ओनली फॉर आवर बेनिफिट। सबका बेनिफिट होता है तो हमारा बेनिफिट होता ही है उसमें, क्योंकि सब में हम भी आ गए। करेक्ट। लेकिन इसके लिए भी हम नहीं करते। जब समाज ऊपर जाता है तो व्यक्ति भी ऊपर उठता है, लेकिन व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए हाँ हम ये नहीं करते। व्यक्ति को हम ऊपर उठाते हैं ताकि वो और व्यक्तियों को ऊपर उठाए। तो आज हमने ये थोड़ा देखा, जो 5 पॉइंट्स थे। फिर एक बार बोल देता हूं: नम्रता, धोखाधड़ी, रिस्पेक्ट, धन और सत्ता। आप अपने जो ख्यालात है वो कमेंट में रख सकते हैं या फोन पे भेज सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करना, या आप अगर ये यूट्यूब पे रखते हैं तो वहाँ कमेंट्स में आप अपने विचार भी रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको थोड़ा काट के हम 5 पार्ट में वीडियो रखें, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं। क्योंकि लोगों को आदत हो गई है 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट के वीडियो देखने की। करेक्ट। तो वी कैन अप्रोप्रिएट पॉइंट वो एडिट करके ये 5 पॉइंट हम रख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको रस है वो देख सकता है, या थोड़ा अभी देखेगा, बाद में देखेगा, हो सकता है। आई डोंट नो हाउ पीपल आर फीलिंग अबाउट इट। अगर मैं ये देखने जाऊंगा कि ऑडियंस को कैसा लगेगा, हाँ, तो फिर मुझे जो बोलना है उसमें फेरफार कर दूंगा तो वो असत्य हो जाए। सो तो फिर मैं कलाकार रहूंगा, तपस्वी नहीं रहूंगा। इफ आई डिपेंड ऑन द फीडबैक, तो मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा या अच्छा कलाकार बनूंगा। लेकिन वो उम्र चले गई। एक टाइम था जब मैं एक अच्छा कलाकार था, अभी भी शायद हूं, लेकिन प्राइमरीली आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। हमें कलाकार नहीं बनना। अगर हमें कलाकार बनाना होता तो गुरुजी एक्टिंग स्कूल खोलते। हम सब तपस्वी है और तपस्या करेंगे अपने अपने तरीके से।
अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी खोज है और अपनी अपनी आंतरिक प्रतीति है। तो वो हम किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। हम मैं मेरी आंतरिक प्रतीति रखता हूँ, आप लोग भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, दुनिया के कोई भी व्यक्ति रख सकता है। इवन जो पशु पंखी है वो भी अपनी प्रतीति रखते हैं जंगल में, करेक्ट। तो वो भी अभिव्यक्ति करते हैं। चिड़िया बोलती है सुबह में, अपना अपना रंग ढंग है। प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।